कहते हैं पूर्णिमा की रात रोशनी लेकर आती है, लेकिन इस गांव में पूर्णिमा की ये काली रात एक ऐसा गहरा अंधेरा लेकर आई है जिसमें भटकती है वो डायन। गांव वाले मानते थे कि इस काली पूर्णिमा की रात वो डायन गांव में भटकती है। राजू, सभी गांव वालों को तुमने सतर्क कर दिया है ना? याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं भटकना चाहिए। अरे राजू, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो डायन लोगों को रात के अंधेरे में अपने छलावे में फंसाती है और जब तक तुम्हें उसके छलावे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए गांव वालों को सतर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है मुखिया जी, हम गांव वालों को अच्छी तरह से सतर्क कर देंगे कि कोई भी रात में बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और सुनो, ये सब रात के 9 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद उस डायन की आहट गांव में आने लगती है और गांव में सभी घरों के आगे दीपक जले रहने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, वो डायन हमारे गांव में ना आए, इसीलिए आज पुजारी जी ने गांव के चारों तरफ एक रेखा खींची है जिससे वो डायन गांव में नहीं घुस पाएगी। अरे मोहन, वो डायन ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती है। कहते हैं डायन की आंखों में अगर कोई गांव आ जाए तो वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है वो डायन आज गांव में जरूर आएगी। मुखिया के चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि वो डायन गांव में जरूर आएगी। गांव के एक पुराने घर में रवि और दीपक अपनी दादी के साथ बैठे थे। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। तभी रवि की दादी माँ बोलती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूनम की रात जो बाहर मिला वो कभी वापस नहीं आया। दादी, वो कौन ले जाता है? डायन। पूनम की काली रात में वो गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल आम औरत जैसा ही होता है। पर दादी लोग पहचानते कैसे नहीं? क्योंकि वो सामने से इंसान ही दिखती है, बल्कि वो इंसानों की तरह ही बात करती है। वो लोगों को अपने चलावे में फंसाती है और फिर वो तुम्हें अपने साथ उस गहरे अंधेरे में ले जाती है जहाँ से लौटना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या दादी, ये डायन वायन सब कहानी है। आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? और वैसे भी ये सब अंधविश्वास ही तो है। गांव के लोग ही इन चीजों पर विश्वास करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं। बेटा, हर कहानी छोटी नहीं होती है। कुछ कहानियाँ आंखों देखी होती हैं, और मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा था। जिसने भी पूर्णिमा की इस काली रात में घर के बाहर कदम रखा, वो गांव वालों को दोबारा नहीं देखा। अरे दादी, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी वजह से गांव छोड़ के चले गए हों। जरूरी थोड़ी ना है कि उनको उस डायन ने ही मारा हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, भूल कर भी आज रात अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल भी मत जाना। क्या दादी, आप भी हर जगह अपनी कहानियां ले बैठ जाते हो। मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात रवि के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो बस अपने घर के कमरे में सोने के लिए चला गया। चारपाई पर लेटा, आंखें बंद की और कुछ ही देर में नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे किसी ने करवट बदली हो, लेकिन कमरे में वो अकेला था। नींद में ही उसके कान के पास हल्की सी सांस की आवाज आई। उसने आंख खोलनी चाही, पर खुल नहीं पाई। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारपाई के पास जमीन पर किसी के बैठने का दबाव महसूस हुआ। फिर बहुत पास से धीमी आवाज, सो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शरीर हिल नहीं पा रहा था। दीवार पर परछाई बनी जो उसकी नहीं थी। कुछ पल बाद सब अचानक गायब। वो झटके से उठा। कमरा वैसा ही था, घर भी वैसा ही, लेकिन चारपाई के पास मिट्टी पर एक ताज़ा निशान था, जैसे कोई अभी अभी वहाँ बैठकर उठा हो। और उसे साफ याद था, वो सोने के लिए अकेला गया था।
कमरे में हुई अजीब हलचल के बाद उसका दिल घबराने लगा। उसे लगा शायद बाहर जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर आंगन में आ गया। रात पूरी तरह शांत थी। चांद की हल्की रोशनी में घर के सामने खड़ा पुराना पेड़ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसकी नजर पेड़ के नीचे गई, उसकी सांस रुक गई। वहां एक औरत जैसी आकृति खड़ी थी। लंबे बिखरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सफेद सा कपड़ा नीचे तक लटक रहा था। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई देर से बस उसी का इंतजार कर रही हो। उसने डरते हुए एक कदम पीछे लिया। तभी उस आकृति का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ उठा। बाल थोड़े हटे पर चेहरा साफ नहीं दिखा। अचानक बिना हवा के पेड़ की टहनियां हिलने लगी। फिर एक धीमी भारी आवाज आई, तू बाहर क्यों आया? उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए। अगले ही पल उसने देखा उस आकृति के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हल्के से ऊपर उठी हुई थी। वो डर कर अंदर भागा, दरवाजा बंद किया, तेज सांसें ले रहा था। लेकिन जैसे ही मुड़ा, कमरे के कोने में वही लंबी परछाई खड़ी थी और वही आवाज फिर गूंजी, पेड़ के नीचे नहीं, अब यहीं हूँ। वो चुड़ैल को देखकर उसी समय बेहोश होकर गिर गया। सुबह वो घबराकर उठा। पहली नजर सीधे उसी कोने पर गई। कोना खाली था, लेकिन दीवार पर 2 हल्के काले निशान अब भी बने हुए थे। उसका दिल बैठ गया। अब उसे समझ आ गया ये अकेले उसके बस की बात नहीं। वो तुरंत गांव के मंदिर गया और पंडित जी को सारी बात बताई। पहले तो पंडित जी चुप रहे, फिर बोले, आज ही चलते हैं, देर नहीं करनी चाहिए। दोपहर तक पंडित जी उसके घर आ गए। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उनकी चाल धीमी हो गई। उन्होंने सीधे उसी कोने की तरफ देखा। यही है, उन्होंने धीरे से कहा। वो कांप गया। पंडित जी ने पूजा का सामान निकाला, दीपक जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, कमरे की हवा भारी होने लगी। अचानक कोने की दीवार फिर काली पड़ने लगी और उसी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। वो फिर खड़ी थी, इस बार गुस्से में। कमरे में तेज झोंका चला, मिट्टी उड़ने लगी। पंडित जी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ते हुए कहा, जिसे बांधा गया था आज मुक्त होगा। चुड़ैल की आवाज गूंजी। मुक्ति या अंत? अचानक दीवार से हल्की दरार पड़ी। पंडित जी ने उसी जगह गंगा जल छिड़का और ताबीज रख दिया। एक तीखी चीख पूरे कमरे में गूंजी। वो डर के मारे आंखें बंद कर गया। कुछ पल बाद सब शांत। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कोना खाली था, दीवार सामान्य, न लाल आंखें न काला धुआं। पंडित जी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब ये वापस नहीं आएगी, बंधन पूरा हो गया है। उस दिन के बाद उस कोने में फिर कभी कोई नहीं दिखा। लेकिन वो आज भी उस कमरे में अकेले सोते समय उस कोने को एक बार जरूर देख लेता है, सिर्फ यकीन करने के लिए।